तो आज अपन करना है फटाफट से सेबी एक 1992 का रिवीजन। ठीक है, इसके साथ अपन देखेंगे LODR, SAST एंड PIT रेगुलेशंस। ठीक है, अगर आप ICDR रेगुलेशंस देखना चाहते हो सेबी एक्ट में, तो इसका मैं अभी टाइम चार्ट में यानी कि आज की वीडियो में मतलब मैंने पहले तो कवर कर दिया था। आज के रिवीजन वीडियो में ICDR ये वाला टॉपिक कवर नहीं होगा। ठीक है, क्या क्या कवर होगा आज की वीडियो में? सेबी एक्ट होगा, LODR होगा, SAST होगा और PIT होगा। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो आप इसको लॉन्ग वीडियो में देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं सेबी एक 1992। ठीक है, जो भी रिवीजन पर्पस के हिसाब से ये वीडियो है, यानी कि अगर आप SPM एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, तो मैंने जो भी एग्ज़ाम रिलेवेंट चीज़ें उन्हीं चीज़ों को कवर करा है। सबसे पहले आता है सेबी बोर्ड, यानी कि सेबी एक्ट आया था 1992 में। और सेबी बोर्ड यानी कौन कौन होते हैं इसमें? एक होता है चेयरमैन, जिसको अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। दो ऑफिशियल होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, एक ऑफिशियल होता है RBI का, और 5 अदर मेंबर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। उसमें से 3 मेंबर होते हैं होल टाइम मेंबर्स। ठीक है, उसके बाद अब बात आती है कि इनका टेन्योर कितना होता है। चेयरमैन एंड होल टाइम मेंबर्स का टेन्योर होता है 5 ईयर्स। वापिस से रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, मैक्सिमम एज 65 ईयर्स। उसके बाद रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। ठीक है, रिमूवल अगर उनको हटाना है तो उनको नोटिस देना पड़ेगा 3 महीने का। ठीक है, डिज़ाइन कर रहे हैं तो भी उनको 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। कोई भी हटाए 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं वैकेंसीज नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स ऑफ बोर्ड ऑल्सो देयर इज डिफेक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड। अब ये इस तरीके से होना चाहिए सेबी बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन। अब मान लो इसमें एक ऑफिशियल RBI का ही नहीं, फिर भी सेबी बोर्ड काम कर रहा है, तो क्या उनके लिए वह डिसीजन वैलिड रहेंगे क्या? आंसर है यस। ठीक है, कोई भी डिफेक्ट होने से इनका डिसीजन इनवैलिड नहीं होगा, वैलिड रहेंगे सारे डिसीजन। और एक पेनल्टी देखो, खूब सारी पेनल्टी, पर जो मेरे को लगा इंपॉर्टेंट है उसी को ही मैंने आज की वीडियो में कवर करा है। तो एक आता है पेनल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग। अगर आप इनसाइडर ट्रेडिंग करते हो तो कितनी पेनल्टी लगेगी? मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 25 करोड़, और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू इनसाइडर ट्रेडिंग। आपने इनसाइडर ट्रेडिंग करके जितना प्रॉफिट कमाया उस इंटू 3 कर देंगे। इन दोनों में से जो भी हाई होगा उतनी अपर पेनल्टी लगेगी। ठीक है, इस ड्यूरेशन मतलब इसके बीच में आपका कितनी पेनल्टी लगती है, और ये पेनल्टी दोनों को कंपेयर करेंगे, जो ज़्यादा ही होगी वो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आता है सेट सिक्योरिटी सबलेट ट्रिब्यूनल। अगर आप सेबी के फैसले से खुश नहीं हो तो आप जा सकते हो सेट के अंदर। कंपोजिशन क्या होता है? एक होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एक होता बाकी होते हैं जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर। ठीक है, इसको आप जज की तरह समझ सकते हो इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। ठीक है, कैसे बन सकते हो, क्या बन सकते हो क्या ये? तो इनकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? या तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए, या हाई कोर्ट के जज, या फिर चीफ जस्टिस होने चाहिए हाई कोर्ट के, मिनिमम 7 ईयर्स के लिए। इससे ज़्यादा होंगे चलेगा, इससे कम होंगे नहीं चलेगा। जुडिशियल मेंबर के लिए क्या है? हाई कोर्ट जज होने चाहिए मिनिमम 5 ईयर्स के लिए। टेक्निकल मेंबर के लिए क्या है? वो सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी होना चाहिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। अगर वो नहीं है तो उसको 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस सेक्टर के अंदर। कितने टेन्योर के लिए अपॉइंट होंगे? ये लोग 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट होंगे, वापिस से री अपॉइंट हो सकते हैं। मैक्सिमम एज यहाँ 70 है। ठीक है, पहले थी 65। ठीक है, अगर आप सेबी या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के फैसले से खुश नहीं हो तो आप जा सकते हो सेट, सेट के फैसले से खुश नहीं हो तो जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। यहाँ हम जा सकते हो विद इन 45 डेज, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो विद इन 60 डेज जिस दिन ऑर्डर आया। ठीक है, यहाँ अगर आप मान लो 45 डेज के अंदर जा नहीं पाए, और अगर आपके पास रीजनेबल कारण है कि भैया इस कारण से मैं नहीं आ पाया, तो एक्सटेंडेड पीरियड पॉसिबल है। और अगर यहाँ आप 60 डेज़ के अंदर नहीं जा पाए तो आपको नेक्स्ट 60 डेज़ के अंदर किसी भी हालत में जाना पड़ेगा, उसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब सेबी को भी अपना रिपोर्ट बनाना पड़ता है हर एक फाइनेंशियल ईयर का। तो जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उसके विद इन 90 डेज रिपोर्ट भेजनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, पूरे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो भी सेबी ने करा। ठीक है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या होता है? अगर आप कॉर्पस अमाउंट यानी कि आपने पब्लिक से अमाउंट कलेक्ट करा है, जैसे कि म्यूचुअल फंड में होता है, अगर वो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा इकट्ठा कर रखा है, जैसे म्यूचुअल फंड होता है वैसे ही ये होता है। ठीक है, पर इसका एक्सेप्शन है म्यूचुअल फंड, यानी कि सेम म्यूचुअल फंड के कंसेप्ट पे बनाया गया है। और ऐसे ही अगर आप कोई स्कीम चला रहे हो जो सेबी के पास रजिस्टर्ड भी नहीं, और आप पब्लिक से अमाउंट इकट्ठा कर रहे हो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, तो आप कहलोगे उस स्कीम का नाम हो जाएगा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। इसका एक्सेप्शन है म्यूचुअल फंड, कोऑपरेटिव सोसाइटी, NBFC, निधि, चेट बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, पेंशन स्कीम, NBFC डिपॉजिट्स। ठीक है, ये लोग अगर ये काम कर रहे हैं तो ये लोग
इस स्कीम में नहीं आएंगे, ठीक है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में नहीं माने जाएंगे, ठीक है। दो चीज़ें चाहिए, एक तो इतना अमाउंट होना चाहिए और वो रजिस्टर्ड नहीं होने चाहिए सेबी के पास। तो ये अपने सेबी कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015। एलओडीआर क्यों है? लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इसलिए आया था क्योंकि आज एक कंपनी पेटीएम कंपनी को रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बीएसई एनएसई अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज इन सब पर लिस्ट होना है। तो इतने सारे एग्रीमेंट करने पड़ेंगे, उसकी जगह सिर्फ एक एग्रीमेंट कर लो तो भी चलेगा, ठीक है। और उनके जो एग्रीमेंट होंगे उन पर सिर्फ साइन कर देना, क्योंकि सारे एग्रीमेंट को अलाइन करके बनाया गया है एलओडीआर रेगुलेशन, ठीक है। इसके तहत कंपनी का बोर्ड ऑफ मतलब पेटीएम जैसे कंपनी उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन कैसे होना चाहिए, दोनों मिक्स होने चाहिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। मिनिमम 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। ऑफ टोटल डायरेक्टर्स एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर, कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होंगे ये डिपेंड करता है। अगर आपकी कंपनी का 6% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ठीक है, या डायरेक्टर होगा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स। पर अगर ये चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और साथ में वो प्रमोटर है, कंपनी का रिलेटिव है या फिर मैनेजरियल पोजीशन पे है, तो फिर अब आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कंपनी में टोटल डायरेक्टर्स के हाफ चाहिए, ठीक है। अदर्स का केस है, यानी कि चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हाफ ऑफ टोटल डायरेक्टर्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपने पास आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, ठीक है। आप आप कितनी कंपनी के अंदर डायरेक्टरशिप की पोजीशन होल्ड कर सकते हो, तो ये बताया गया रेगुलेशन के हिसाब से। आपने जो पढ़ा होगा वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से पढ़ा होगा, तो वो अलग हो सकता है, ये अलग हो सकता है। कैन नॉट बी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन नॉट मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटीज़, यानी कि आप 7 से ज़्यादा कंपनी के अंदर डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते, ठीक है। सेकंड में बता रहा कि होल टाइम डायरेक्टर, और अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो किसी भी लिस्टेड एंटिटी के अंदर, तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोजीशन 3 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनी के अंदर होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें से लिस्टेड एंटिटी इसमें एक्सक्लूड करा प्राइवेट कंपनी, फॉरेन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी को। उसके बाद आता है मेंबरशिप, ठीक है। अपन ने देखा था ऑडिट कमेटी होती है, स्टेक होल्डर्स एसेसमेंट कमेटी होती है, एनआरसी कमेटी होती है। तो ऐसे ही आप कितनी कमेटी में अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हो, तो इसका जवाब है मैक्सिमम 10 कमेटी में आप पोजीशन होल्ड कर सकते हो, ठीक है। कितनी सारी कंपनी को मिलाकर आप मैक्सिमम 10 कमेटी के अंदर ही हिस्सा ले सकते हो, ठीक है, उसके मेंबर बन सकते हो, ठीक है। यहाँ कमेटी का मतलब है ऑडिट कमेटी, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी, बस यही मतलब है, ठीक है। अगर आप उस कमेटी के चेयरपर्सन बनना चाहते हो तो मैक्सिमम 5 कमेटी के आप चेयरपर्सन बन सकते हो, उससे ज़्यादा के नहीं। रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडरी कंपनी ऑफ लिस्टेड एंटिटी, अब अगर रिलायंस कंपनी अच्छा काम कर रही है तो उसकी सब्सिडरी भी अच्छा काम कर रही है, जिम्मेदारी किसकी है? लिस्टेड कंपनी की, तो उसके लिए भी 4 पॉइंट दे रखे हैं। कम से कम जो लिस्टेड एंटिटी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो सब्सिडरी में भी काम करना चाहिए। अगर सब्सिडी 10% ऑफ इनकम टोटल एक्सपेंस एसेट लाइबिलिटी उससे ज़्यादा का कोई ट्रांजेक्शन करती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नोटिस में आना चाहिए ऑफ लिस्टेड एंटिटी। अगर वो कंपनी सेलिंग या लीसिंग ऑफ एसेट्स करती है मोर देन 20% ऑफ सब्सिडी, ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल रिसोल्यूशन पास करना पड़ेगा। 4th पॉइंट में दे रखा है अगर लिस्टेड एंटिटी डिस्पोज करिए शेयर्स अपने सब्सिडरी कंपनी के, ठीक है, यानी कि सारी इक्विटी को बेच रही है लिस्टेड कंपनी, मेन कंपनी रिलायंस कंपनी बेची अपने सब्सिडरी के लेस देन 50% पे आ गए या 50% पे आ गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 50 से ज़्यादा चलेगा, आपको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपने इतना डिस्पोज कर दिया कि उसकी लिमिट सब्सिडरी की लिमिट 50% या लेस देन 50% शेयर होल्डिंग ही ले गई लिस्टेड के पास, तो आपको ऐसा पास करना पड़ेगा। 2 केस में ऐसा पास नहीं करना पड़ेगा, अगर इंसॉल्वेंसी कोड के तहत हो रहा है या फिर हमने आरएससी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर दिया विद इन 1 डे जिस दिन ये रिसोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड हुआ। उसके बाद आते हैं क्वार्टरली कंप्लेंसेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पर्पज से। पहला ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म आपको फाइल करना है जिस दिन क्वार्टर एंड होता है उसके विद इन 21 डेज के अंदर। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट विद इन 21 डेज फाइल करना। होल्डिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ विद इन 21 डेज आपको बताना। एंड ऑफ क्वार्टर 1 डे प्रायर टू लिस्टिंग, ठीक है, और जिस दिन आपकी कंपनी लिस्ट होती है उससे एक दिन पहले भी बताना है। और जिस दिन आपका शेयर कैपिटल 2% से ज़्यादा चेंज हो रहा है तो उसके विद इन 10 डेज भी बताना है। 3 लिमिट है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स के केस में आपको विद इन 45 डेज फ्रॉम एंड ऑफ क्वार्टर, ठीक है, आपको कंप्लायंस दे रखे हैं। एनुअल कंप्लायंस के नाम पे दे रखे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद ऑडिट रिपोर्ट
ये आपको भरने विद इन 60 डेज, जिस दिन फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसके विद इन 60 डेज के अंदर भरने। एनुअल रिपोर्ट कब भरनी, जिस दिन आप शेयर होल्डर्स को डिस्पैच करने लग जाओगे उससे पहले आपको एनुअल रिपोर्ट फाइल करना है। अगर चेंज होता है कोई भी एनुअल रिपोर्ट के अंदर तो जिस दिन एजीएम होता है उसके विद इन 48 आवर्स के अंदर आपको फाइल करना है, ठीक है। अब कंपनी एनुअल रिपोर्ट दे रही है सिक्योरिटी होल्डर्स को तो विद इन 21 डेज फाइल करना है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रायर इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग। इसका क्या मतलब है, इंटीमेट टू आरएससी विद इन डेज बिफोर मीटिंग, यानी कि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना है कुछ दिन पहले, जिस दिन मीटिंग है उससे कुछ दिन पहले। ये 5 पॉइंट में बता रखा है। अगर बायबैक का केस है, मीटिंग के अंदर डीलिस्टिंग का केस होने वाला है, फंड रेसिंग करना चाहती है कंपनी, डिविडेंड देना चाहती है, इशू ऑफ कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज का केस है, तो 2 वर्किंग डेज पहले स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स का केस है तो 5 दिन पहले, रिकॉर्ड डेट का केस है तो 7 वर्किंग डेज उससे पहले करोगे तो चलेगा। मतलब आपको मिनिमम गैप तो इतना रखना ही रखना है, ठीक है। चेंज इन कंटेंट ऑफ वेबसाइट, आप अपना वेबसाइट का कंटेंट चेंज करने वाले हो तो 2 वर्किंग डेज है, ठीक है। और अगर आप अल्टरेशन है सिक्योरिटीज या फिर आप अपने सिक्योरिटी होल्डर के राइट्स चेंज करने वाले हो, या फिर आप जिस दिन डिबेंचर का इंटरेस्ट मिलने वाला है उस दिन नहीं दोगे, दूसरे दिन दोगे, या फिर जिस दिन डिबेंचर रिडेम्पशन होनी चाहिए उस तारीख को नहीं दूसरी तारीख को करोगे तो 11 वर्किंग डेज पहले इंटीमेट कर देना आरएससी को, ठीक है, जिस दिन मीटिंग है उससे। उसके बाद आता है कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। अब कंप्लायंस रिपोर्ट भी आपको भरनी होती है, क्वार्टरली भरनी पड़ती है, एनुअल भरनी पड़ती है। क्वार्टर में जिस दिन एंड हो रहा है क्वार्टर उसके विद इन 15 डेज भर देना, और जिस दिन फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है उसके विद इन 6 मंथ्स भर देना, ठीक है। एक होती है सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट, ठीक है, उस जिस दिन आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसके विद इन 60 डेज भर देना। और एक जनरल पॉइंट आपके दे रखा था मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, तो मैंने उसको भी यहीं लिख रखा है। कब आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ता है, जब 1000 करोड़ से ज़्यादा के ट्रांजेक्शन हो गए रिलेटेड पार्टी के साथ, या फिर 10% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर, कंसोलिडेटेड यानी कि होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट सबको मिलाकर 10% या उससे ज़्यादा करते हो। इन दोनों में से जो भी लिमिट आएगी उसका दोनों का लोअर, ठीक है, उससे ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और अगर आप रिलेटेड पार्टी का ब्रांड यूसेज या रॉयल्टी यूज़ कर रहे हो और अगर आप उसका पेमेंट 5% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर से ज़्यादा करते हो तो फिर आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑडिट कमेटी, एनआरसी, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी, और एक आता है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी अप्लीकेबल है टॉप 1000 कंपनीज के लिए, ठीक है। अब इसमें बता रखा है मेंबर्स कितने होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए, चेयरपर्सन कितने होने चाहिए, मीटिंग कितनी होनी चाहिए, मिनिमम क्वारम क्या हो रहेगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो ऑडिट कमेटी के अंदर मेंबर्स कम से कम 3 होने चाहिए, एनआरसी के अंदर कम से कम 3 मेंबर्स होने चाहिए, वो सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, एसआरसी के अंदर 3 मेंबर होने चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहाँ होने चाहिए 2/3, एनआरसी में चाहिए 50%, एसआरसी में 1 होगा तो भी चलेगा, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में और ऑडिट कमेटी में चाहिए 2/3, चेयरपर्सन चलेगा ऑडिट कमेटी एंड एनआरसी के अंदर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एसआरसी के अंदर चाहिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर, ठीक है। और मीटिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, ऑडिट कमेटी के अंदर कम से कम 4 मीटिंग होनी चाहिए और गैप 120 डेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। एनआरसी एसआरसी या रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में साल में 1 मीटिंग करोगे तो भी चलेगा, ज़्यादा करोगे तो बहुत अच्छी बात है। क्वारम क्या रहेगा ऑडिट कमेटी के अंदर 2 और 1/3 ऑफ मेंबर्स विच एवर इज हाई, ठीक है, कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 होने चाहिए, और यहाँ भी एनआरसी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कम से कम 1 जना होना चाहिए, और क्वारम तो यही है 2 और 1/3 विच एवर इज हाई। उसमें बता रखा है कम से कम 1 जना होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसमें होना चाहिए कम से कम 2 जने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये वाली चीज़ इधर नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015। इसमें सबसे पहले आता है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, अगर आप कंपनी के सिक्योरिटीज़ के अंदर डील कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल गई जो पब्लिक के पास नहीं है और उससे आप अपना पर्सनल गेन कर रहे हो या फिर अवॉइड लॉस कर रहे हो। डिटेल में समझना है तो आप इसको रेगुलर क्लास के लेक्चर में समझ सकते हो, ठीक है। उसमें बता रखा था फिर इनसाइडर कौन कौन होता है। एक होता है कनेक्टेड पर्सन, जो कंपनी से कनेक्ट था ड्यूरिंग 6 मंथ्स, जिस दिन ये एक्ट हुआ, ठीक है, उससे ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ्स आप कनेक्टेड चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, तो आप कहलाओगे कनेक्टेड पर्सन। अब वैसे आपको मना करा गया इनसाइडर ट्रेडिंग करने से, बहुत कुछ
छूट दे रखी है। अगर आप ऑफ मार्केट ट्रेड करते हो तो आपको रिपोर्ट करना पड़ता है कंपनी को विद इन 2 वर्किंग डेज, और कंपनी ये बताएगी आरएससी को, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को, विद इन 2 वर्किंग डेज। और उसके बाद आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपको ट्रेडिंग प्लान बनाना पड़ता है, जो कि एक ऑफिसर अप्रूव करता है, ठीक है। उसमें आपको पूरा बताना पड़ता है आप कितना अमाउंट की ट्रेडिंग करोगे, कितने शेयर्स की करोगे, ठीक है। और कम से कम ये 12 महीने का होना चाहिए ट्रेडिंग प्लान, ठीक है। और उसका आपको पब्लिक डिस्क्लोजर देना पड़ता है। जिस दिन आप डिस्क्लोजर दोगे उसके 6 महीने बाद से आप अपना ट्रेडिंग प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हो। कुछ केस के अंदर आप बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं कर सकते। कौन सा पीरियड है? जिस दिन आपका फाइनेंशियल पीरियड एंड होगा, जनरली होता है 31 मार्च, उसका लास्ट 20th ट्रेडिंग डे गिन लो, वहाँ तक आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। एंड सेकेंड ट्रेडिंग डे आफ्टर रिजल्ट्स, जिस दिन आपका फाइनेंशियल रिजल्ट है उसके सेकेंड ट्रेडिंग डे को भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। मैंडेटरी इम्प्लीमेंट प्लान करना पड़ता है। एक बार आपने प्लान अप्रूव करा लिया तब आपको करना पड़ता है, डिस्क्लोज करना पड़ता है जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हो वो 5 years तक आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी डायरेक्टर, ठीक है। जिस दिन केएमपी डायरेक्टर ये लोग कंपनी में अपॉइंट होते हैं उसके विद इन 7 days इनको डिस्क्लोज करना पड़ता है। कंटिन्यूस डिस्क्लोजर आता है। कोई भी प्रमोटर डायरेक्टर मार्केट वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, ये मार्केट वैल्यू ₹10 लाख एग्रीगेट इन क्वार्टर, इससे ज़्यादा की ट्रेडिंग करते हैं प्रमोटर डायरेक्टर, तो उनको विद इन 2 days इन्फॉर्म करना है कंपनी को। कंपनी करेगी स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आता है SAST रेगुलेशन 2011, ठीक है। सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड टेक ओवर रेगुलेशन है, ठीक है। इसमें बता रखा है अगर आप रिलायंस कंपनी जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, लिस्टेड एंटिटी का अगर आप 5% खरीदते हो तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। और अगर उसके 5% खरीदने के बाद आप 2% और फिर और उससे ज़्यादा करते हो तो फिर आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। और ये सब करने के बाद अगर आप किसी कंपनी का 25% या उससे ज़्यादा खरीदना चाहते हो तो वो कहलाता है टेक ओवर। उसके लिए आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, जैसे कि पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ता है। तो जितना MCQ पर्पज़ से इतना रिलीवेंट था वो तीनों रेगुलेशंस मैंने कवर करे, ठीक है। मेन जो अपने पास है ICDR रेगुलेशन, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो ICDR आप जो रेगुलर क्लास में मैंने बताया था उसमें कर सकते हो। इसके लिए मैं कोई रिवीजन वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी टाइम लिमिट है और हर एक टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट है। तो मैंने रेगुलर क्लास में ऑलरेडी इंपॉर्टेंट ही करी थी क्योंकि IC मटेरियल में ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो ये बाकी अपने पास SEBI एक्ट, LODR, SCST एंड PIT रेगुलेशंस, इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट थी टाइम, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो टाइम चार्ट मैंने बना दिया, ठीक है।